नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे वाक्य विचार का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वाक्य के अंग के बारे में देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उद्देश्य क्या होते हैं, विधेय क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वाक्य के प्रकार। दोस्तों, वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। वाक्य के हम लोग क्या प्रकार देखे थे? 2 प्रकार। पहला था अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा था रचना के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला था इसमें विधानवाचक वाक्य। दूसरा था इसमें निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है संदेहवाचक वाक्य। छठा है आज्ञावाचक वाक्य। और सातवां है संकेतवाचक वाक्य। और आठवां है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य। ये था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार होता है। पहला है सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। पिछले वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हम लोग देख चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग बाकी बचे 5 वाक्य इधर और 3 वाक्य इधर रचना के आधार पर देखेंगे। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इन सब में सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनता है, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनता है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनता है और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य कैसे बनता है, क्या नियम है और क्या ट्रिक है, उसको हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बस इसके बारे में पढ़ेंगे और इधर पढ़ेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना इच्छावाचक वाक्य के बारे में। इच्छावाचक वाक्य यानी कि क्या होता है? इच्छावाचक वाक्य ये चौथा प्रकार है हमारा इच्छावाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर हम भेद पढ़ रहे हैं, उसमें से चौथा प्रकार हमारा इच्छावाचक वाक्य। क्या होता है इच्छावाचक वाक्य? जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद का बोध हो, यानी कि ऐसे वाक्य क्या जिससे हमें पता चले कि किसी व्यक्ति का कोई इच्छा है, कोई व्यक्ति शुभकामना दे रहा है, किसी को कोई आशीर्वाद दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे हम कह दें खुश रहो, तो खुश रहो क्या? ये आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कह दें
मेरी इच्छा है मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूं, तो इसमें किसी व्यक्ति की क्या इच्छा है, तो क्या वह क्या करना बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, या कहता है कि काश मेरे पास कार होती, तो उसकी क्या इच्छा है कि क्या उसके पास कार होती। जैसे कहते हैं आयुष्मान भव, क्या होता है, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है किसे, विजय होने का। तो इस प्रकार के मतलब वाक्य में जब इस प्रकार के चीज़ों का बोध हो, लिख लेते हैं इसे, जिस वाक्य से जिस जिस वाक्य से इच्छा शुभकामना शुभकामना आशीर्वाद आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। क्या, जिस वाक्य से इच्छा शुभकामना आशीर्वाद का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। जैसे देख लेते हैं हम लोग, जैसे जैसे कहते हैं आपका जीवन सुखमय हो, क्या कहते हैं, आपका जीवन सुखमय हो, यानी कि आप किसी को प्रणाम किए, आशीर्वाद, यानी कि किसी की को आप प्रणाम किए, किसी से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो इस इंसान क्या कर रहा है कि आपका जीवन क्या हो, सुखमय हो, यानी कि वो क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद। यहाँ क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, क्या आपकी जीवन सुखमय हो, यानी कि आशीर्वाद सुख, यानी शुभकामना दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, शुभकामना दे रहा है, शुभकामना, यानी कि क्या वह शुभकामना कर रहा है क्या, आपका जीवन सुखमय हो। ऐसे हम लोग कहते हैं आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, क्या कर रहा है, आयुष्मान भव। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर आशीर्वाद दे रहा है, क्या, आयुष्मान भव, विजयी भव। अगर कैसे करे, काश मेरे पास कार होती, क्या कहते हैं, काश मेरे पास कार होता है, काश मेरे पास कार होती। यहाँ क्या है, यहाँ इच्छा है, क्या है, इच्छा है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर आशीर्वाद है, आशीर्वाद। जैसे कर आपका जीवन सुखमय हो, यानी कि जहाँ पर क्या कि यहाँ पर शुभकामना दे रहा है, क्या आपका जीवन सुखमय हो। जैसे कहते हैं ना, कांग्रेचुलेशन, मंगल हो, ये सब क्या कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुश रहो। ये यानी कि इस प्रकार की बातें जहाँ पर हों, वहाँ पर होता है इच्छावाचक वाक्य। और जैसे हम ले लें इसमें, काश मैं इंजीनियर इंजीनियर होता, काश में क्या होता, इंजीनियर होता, काश मैं भारत का प्रधान मंत्री होता। यानी कि यहाँ पर क्या इच्छा जताई जा रही है, क्या करिए, इच्छा जताई जा रही है।
जहाँ पर इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना की बातें हों वहाँ पर होता है इच्छावाचक वाक्य। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 5वें भेद के बारे में, जिसका नाम है संदेहवाचक वाक्य। जैसे इसके नाम से ही पता चला कि संदेह यानी कि किसी चीज पर क्या हो, डाउट हो, क्या हो, डाउट हो। जैसे हम कह दें कि अब तक पिताजी घर आ चुके होंगे, यानी कि हमें क्या डाउट है कि अभी तक क्या हो चुके, आ चुके होंगे, या संभावना है आ गए होंगे, या आ चुके होंगे, यानी कि हमें क्या कन्फर्म नहीं, हमें क्या संदेह है कि आ चुके होंगे, उससे हम लोग कहते हैं संदेहवाचक। जैसे कह दें जिस वाक्य से किसी काम के होने में संदेह, यानी कि जिस वाक्य से क्या होता है, किसी काम के होने में क्या हो, संदेह हो अथवा संभावना हो, उससे हम लोग कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से, लिखते डेफिनेशन इसका, जिस वाक्य से किसी काम के होने में संदेह हो अथवा संभावना हो, संदेह तो संभावना का बोध हो, संदेह तो संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य से किसी काम के होने में संदेह हो अथवा संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे। पिताजी अब तक घर आ चुके होंगे, यानी कि हमें क्या कंफर्म नहीं, हमें क्या अभी संदेह है कि पिताजी क्या घर आ चुके होंगे, यानी कि हमें क्या यहाँ पर किसी बात का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी बात का कंफर्मेशन है और क्या पिताजी अब तक आ चुके होंगे। या हम कह दें शायद आज वर्षा हो जाए। क्या कहते हैं, शायद आज वर्षा हो जाए, यानी कि इसमें संदेह है कि क्या आज वर्षा हो जाए, यानी कि संदेह है या संभावना है, क्या इसमें संभावना है कि आज वर्षा हो जाए। इसमें संदेह है कि पिताजी घर पहुंचे होंगे कि नहीं, इसमें क्या संभावना है आज वर्षा हो जाए। जैसे कहते हैं रवि अपने घर पहुंच चुका होगा। रवि अपने घर पहुंच चुका होगा। क्या कहते हैं, रवि अपने घर पहुंच चुका होगा। इसमें भी क्या है, संभावना या संदेह है कि घर में पहुंच चुका होगा। ये था हमारा संदेहवाचक वाक्य, जिससे कहते हैं जिस वाक्य से किसी काम के होने में क्या हो, संदेह हो अथवा संभावना हो,
उसे हम लोग कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे हम लोग उदाहरण देखें, पिताजी अब तक घर पहुंच चुके होंगे, शायद आज वर्षा हो जाए, क्या संभावना है कि आज वर्षा हो जाए, कहता ना कि शायद आज वर्षा हो जाए, संभावना है वर्षा होने की, प्रोबेबिलिटी दिखाता ना, संभावना। रवि अपने घर पहुंच चुका होगा, यानी कि क्या संभावना है या संदेह कि अपने घर क्या पहुंच चुका होगा। तो ये था हमारा पांचवा भेद, संदेहवाचक वाक्य। इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं छठवें भेद के बारे में, जिसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य। अब हम लोग जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के छठवें भेद, जिसका नाम है आज्ञावाचक वाक्य। क्या होता है आज्ञावाचक वाक्य? जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना आदि का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे हम कहें सभी छात्र खड़े हो जाओ, हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर या तो आज्ञा दे रहे हैं, अगर हम छोटे होंगे तो क्या करेंगे? आज्ञा करेंगे, या हमको रिक्वेस्ट करेंगे, या आदेश देंगे। इसमें क्या तीनों बातें हो सकती हैं कि सभी लोग खड़े हो जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, हम क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, तुम वहाँ चले जाओ, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ वहाँ पर चले जाओ। कह तुम खाना खा लो, प्लीज़ तुम खाना खा लो, या तो आदेश देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। यानी कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, सलाह और प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट का बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। लिखते हैं इसका डेफिनेशन। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, प्रार्थना तथा सलाह आदि का बोध हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से क्या हो? आज्ञा, आदेश, प्रार्थना और सलाह का बोध हो, यानी कि पता चले, उसे हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। इसमें हम लोग उदाहरण देखते हैं। जैसे सभी छात्र खड़े हो जाओ, सभी छात्र का जाओ, खड़े हो जाओ। इसमें क्या मान लो, क्या टीचर कह रहा है या कोई कह रहा है कि सभी छात्र का जाओ, खड़े हो जाओ। अगर कोई उनका सहपाठी कहेगा या कोई छात्र या क्लासमेट कहेगा, तो क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कि सभी छात्र कृपया खड़े हो जाओ। अगर टीचर हो तो क्या करेगा? ऑर्डर देके सभी छात्र का जाओ, खड़े हो जाओ। यानी कि हमें इस वाक्य से क्या पता चला कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे कह दें कृपया तुम घर चले जाओ, कृपया तुम घर चले जाओ। यहाँ पर क्या? यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी क्या? प्रार्थना की जा रही है। क्या प्रार्थना की जा रही है? क्या? कृपया तुम घर चले जाओ, यानी क्या? घर जाने की प्रार्थना कर रहा है, क्या? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? आज्ञावाचक होगा। जैसे कहते हैं हम क्या करें? तुम कहते कृपया
तुम समय से खाना खा लेना। करना, कृपया तुम समय से खाना खा लेना। तो यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट किया जाए, कृपया तुम समय से खाना खा रहे, यानी कोई भी हो रिक्वेस्ट कर क्या, कृपया तुम समय से खाना खा लेना। और हम कहते हैं तुम सब गांव छोड़कर भाग जाओ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है क्या कि तुम सब लोग गांव छोड़कर भाग जाओ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है। जहाँ पर आदेश, आज्ञा, सलाह और प्रार्थना की बात हो, वहाँ पर होता है आज्ञावाचक वाक्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वें भेद के तरफ। अब हम लोग जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 7वें भेद, जिसका नाम है संकेतवाचक वाक्य। क्या होता है संकेतवाचक वाक्य? जिस वाक्य से हमें पता चले क्या कि एक क्रिया का होना, यानी कि एक काम का होना दूसरे काम पर क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, उसे हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। लिखते हैं जिस क्रिया से, जिस जिस क्रिया से, सॉरी, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे हम लोग कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जैसे हम लोग कहते हैं, इधर रहे, अगर समय से वर्षा नहीं हुई तो फसल सही नहीं होगा। यानी कि इसमें क्या, वर्षा होना क्या एक क्रिया है और फसल होना भी क्या एक क्रिया है। अगर क्या, और अगर समय से वर्षा नहीं हुई, यानी कि एक क्रिया अगर नहीं हुई तो फसल नहीं होगा। यानी कि इसमें फसल किस पर निर्भर कर रहा है, वर्षा पर। यानी कि अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर एक काम दूसरे काम पर निर्भर है, यानी कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है। जैसे कहते हैं जब दिनेश आएगा, जब दिनेश आएगा तब हम सब लोग देहरादून जाएंगे। क्या करेंगे, देहरादून जाएंगे। यानी कि
जब दिनेश आएगा, यानी कि क्या, दिनेश के आने की एक क्रिया हुई, तब हम सब लोग देहरादून जाएंगे। यानी कि क्या, जब दिनेश आएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, देहरादून जाएंगे। यानी कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या है, निर्भर है। जैसे कह दें, जब पढ़ेंगे तभी हम पास होंगे या सफल होंगे। यानी कि जब पढ़ेंगे तभी सफल या पास होंगे, वरना नहीं होंगे। यानी कि एक क्रिया क्या है, पढ़ना, और दूसरा क्रिया क्या है, सफल होना है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तभी सफल होंगे। यानी कि जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या करे, निर्भर हो, तो वहां पर होता है संकेतवाचक वाक्य। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के 8वें भेद के बारे में और लास्ट भेद के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8वें भेद यानी कि लास्ट भेद के बारे में, जिसका नाम है विस्मयवाचक वाक्य। क्या होता है विस्मयवाचक वाक्य? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। यानी कि जिस वाक्य से हमें विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख का क्या हो, बोध हो, उसे हम लोग कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। कहते हैं जिस वाक्य से हर्ष, मतलब हर्ष, ये कहते क्या, खुशी, विस्मय यानी कि आश्चर्य, दुख, शोक, इसी को शोक भी कहते हैं, शोक आदि के भाव प्रकट, आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयवाचक, उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे हमें क्या करें, जिस वाक्य से हर्ष मतलब खुशी, विस्मय मतलब आश्चर्य, शोक मतलब दुख का भाव प्रकट हो, उसे हम लोग कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे कहते हैं हाय बेचारा लुट गया। जैसे कहते हैं हाय बेचारा लुट गया। क्या हो गया, लुट गया। यानी क्या, कुछ सामान लुट गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दुख की बात है। क्या है, दुख की बात है, दुख की। हम एक चीज हमेशा याद रखना, विस्मय सूचक वाक्य में हमेशा विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। क्या कहते हैं, बेचारा, बेचारा लुट गया, इसमें क्या है, दुख की बात है। क्या, अरे पिताजी आ भी गए, इसमें क्या है, विस्मय है। जैसे मान लो क्या, तुम लोग खेल रहे हो, अचानक क्या पिताजी आ गए, क्या कुछ, अरे पिताजी आ भी गए, तो क्या एक क्या विस्मय यानी कि आश्चर्य की बात है। क्या पिताजी आ गए, अचानक आ गए, क्या इसमें आश्चर्य की बात है। ये कहते हैं या वाह क्या मौसम है। क्या कहते हैं, वाह, वाह क्या मौसम है। यानी कि वाह क्या मौसम, क्या एकदम दिल खुश हो गया। क्या होगा, दिल खुश होगा। इसमें क्या, इसमें प्रसन्नता, प्रसन्नता यानी कि खुशी या हर्ष की बात है। क्या है, इसमें प्रसन्नता, खुशी या हर्ष की बात है।
तो ये था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8वें यानी कि लास्ट भेद, जिसका नाम था विस्मयवाचक वाक्य। वह उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसका प्रश्न सॉल्व लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में। अब हम लोग जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में। दोस्तों, अगर एग्जाम में वाक्य से प्रश्न आते हैं तो 99 यानी कि 99% या तुम कहें 90%, कम से कम 90% चांस तो रहता ही है कि प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। शुरू में हम जो लोग वाक्य पढ़ रहे थे उसमें हम लोग देखते हैं वाक्य के अंग के बारे में। तो उसमें हम लोग पढ़े थे वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम लोग कहते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो बातें की जाती हैं यानी कि उद्देश्य जो करता है उसे हम लोग कहते हैं विधेय। तो इसमें उद्देश्य और विधेय का बहुत प्रयोग होगा। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे तो आप नीचे दिए गए लिंक में को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। उद्देश्य और विधेय के बारे में उसमें अच्छे से आप लोग जान पाएंगे क्या होता है उद्देश्य और क्या होता है विधेय, बहुत अच्छे से उसमें समझाए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। यानी कि पहला क्या है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या है मिश्र वाक्य। अगर इनको पहले हम उदाहरण देखें इसका, फिर हम लोग इसको डिफिनेशन देखते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कप गिरकर टूट गया। इसमें देखें सेम, कप गिरा और टूट गया। जैसे ही कप गिरा वह जैसे कप गिरा ऐसे कप गिरा वैसे ही टूट गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कप गिरकर टूट गया, यानी कि इसमें हम आसानी भाषा में बोल रहे हैं कप गिरकर टूट गया। इसमें कहते हैं कप गिरा और टूट गया। इसमें क्या था संयुक्त वाक्य, जैसे कप गिरा वैसे ही टूट गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सरल बात की जा रही है, इसमें एक उद्देश्य और यहाँ किसके बारे में बात किया जा रहा है कप के बारे में। क्या हो गया कप को गिरा और गिरकर टूट गया। यानी कि इसमें उद्देश्य क्या है कप है और विधेय क्या है गिरकर टूट जाना। इसमें क्या है कप गिरा और टूट गया। इसमें एक वाक्य के 2 उपवाक्य हैं। पहला है कप गिरा क्या एक पूरा उपवाक्य है, क्या कप गिर गया और टूट गया। कोई चीज क्या है टूट गया। यानी कि इसमें एक वाक्य में 2 उपवाक्य हैं
और दोनों उपवाक्य क्या है, स्वतंत्र है, एक दोनों पर निर्भर नहीं है। कप गिरा, तो कप गिरा पूर्ण उपवाक्य है, टूट गया ये भी पूर्ण है, ना ये टूटना गिरना पर निर्भर है और ना इस पर। अगर हम इसको अलग करके लिख दें तभी भी इसमें फर्क है नहीं पड़ेगा, मतलब अर्थ बदल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें जैसे कब गिरा, जैसे कब गिरा वैसे टूट गया, यानी कि पहले गिरा फिर टूटा, यानी कि टूटना किस पर निर्भर है, गिरने पर निर्भर है, टूटना गिरने पर निर्भर है। यानी कि इसमें भी क्या है, दो उपवाक्य हैं, गिरना और टूटना। एक है प्रधान उपवाक्य जिसका कप गिरा, एक क्या है प्रधान उपवाक्य, और टूट गया वैसे ही टूट गया। एक क्या आश्रित, यानी कि इस प्रधान उपवाक्य पर एक क्या है, आश्रित है। जिस सरल वाक्य में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में क्या हो, दो उपवाक्य हों, क्या हो, दो उपवाक्य हों और दोनों उपवाक्य क्या हों, स्वतंत्र हों, वह और अथवा या किंतु परंतु आदि द्वारा क्या हो, जुड़े हों, उन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्यों, जिस वाक्य में क्या एक प्रधान उपवाक्य हो और एक आश्रित उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित उपवाक्य क्या हो, निर्भर हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सरल उपवाक्य के बारे में। सरल वाक्य, पहला हमारा है सरल वाक्य। देखो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कहते हैं वह खाना खाकर सो गया, जैसे वह खाना खाकर सो गया। क्या हुआ, वह खाना खाकर सो, या किसके बारे में बात कर, वह क्या है, उद्देश्य है। खाना खाकर सो गया क्या है, विधेय है। नहीं, खाना खा क्या सो गया, ये क्या है, विधेय है। चोर को, सॉरी, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। क्या हुआ, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। वह जोर जोर से रोया, जैसे कहते हैं वह जोर जोर से रोए। अगर किसी भी शब्द के अंत में सो कर, दे कर, यानी कि पूर्वकालिक क्रियाएं लगभग मिले तो वहां भी क्या होता है, सरल वाक्य होता है। यानी कि सिंपल भाषा में लोग कहें जहां पर केवल साधारण बात किया जाए, यानी कि सामान्य, यानी कि ये सरल बातों में या सरल भाषा में कोई बात कही जाए, वहां पर होता है सरल वाक्य। इसमें करें सरल वाक्य में नोट करने वाली बात है, सरल वाक्य में नोट, सरल वाक्य में एक
ही मुख्य क्रिया होती है। क्या सरल वाक्य में क्या था, एक ही मुख्य क्रिया होता है। इसमें क्या है, रोया, रोना क्या क्रिया है, इसमें क्या भाग जाना मुख्य क्रिया है, इसमें क्या खाना खाकर सो गए, सोना क्या मुख्य क्रिया इसमें, यानी कि क्या होता है, सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट संयुक्त क्रिया। जब हम लोग क्या संयुक्त वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं, तो उसमें एकदम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सरल वाक्य कौन सा संयुक्त वाक्य। अगर यहाँ पर थोड़ा भी समझने में दिक्कत है तो वहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के दूसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त वाक्य। जैसे कि इसके नाम से ही पता चला क्या संयुक्त वाक्य, यानी कि संयुक्त का मतलब होता है कम से कम दो चीज़ों का जोड़, यानी कि दो चीज़ों का सम। उसे हम लोग कहते हैं संयुक्त या सम कहते हैं। उसी प्रकार वाक्य में है संयुक्त वाक्य। अगर संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, क्या होते हैं, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, और यह उपवाक्य क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और ये जो दोनों उपवाक्य होते हैं ये समान स्तर के होते हैं। इसको पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। क्या होता है, संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। और कहते हैं ये सभी उपवाक्य, ये सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य होते हैं समान स्तर के होते हैं। ये सभी उपवाक्य, ये सभी उपवाक्य और अथवा या तथा किंतु परंतु आदि योजक चिन्हों से जुड़े होते। क्या होते हैं लोग, इसका एक उदाहरण लेते फिर समझते हैं। जैसे उदाहरण कहते हैं, जैसे उदाहरण है इसका, सूरज निकला और फूल खिल गया। सूरज
निकला और फूल खिल गया। अब हम लोग इसको समझते हैं कैसे होता है। जैसे कहते हैं संयुक्त वाक्य, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चला कि संयुक्त यानी कि दो, कम से कम तो दो होंगे ही। जिस संयुक्त वाक्य में आए एक से संयुक्त वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। पहले हम लोग समझते हैं उपवाक्य क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्या वाक्य शब्दों या पदों से मिलकर बने सार्थक क्रम क्या होता है, वाक्य कहते हैं। यानी कि जब वाक्य क्या पूरी लाइन होती है वाक्य, और उसका कोई छोटा सा अंश या छोटा सा भाग या आधा भाग, यानी कि वाक्य का छोटा सा रूप या छोटा सा टुकड़ा को हम लोग कहते हैं उपवाक्य। यानी कि संयुक्त वाक्य वाक्य पूरा रहेगा, उसमें भी क्या रहेंगे, कम से कम यानी कि एक से अधिक उपवाक्य रहेंगे। कह रहे ये सभी उपवाक्य तो स्वतंत्र होते हैं, यानी कि जो भी उपवाक्य रहेंगे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। फिर कह रहा है संयुक्त वाक्य में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, यानी कि एक उपवाक्य ना तो छोटा होगा और ना ही बड़ा होगा, सब लोग क्या होंगे, सबकी मान वैल्यू जो भी प्रभाव है वो क्या होगा, एक समान होगा, उनका स्तर क्या होंगे, समान होंगे। फिर कह रहा है कि ये सभी उपवाक्य और, यानी कि इन सब उपवाक्यों के बीच में क्या मिलेगा, और मिलेगा या अथवा मिलेगा या मिलेगा या तथा मिलेगा, किंतु मिलेगा, परंतु आदि योजक चिन्हों से लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं सूरज निकला और फूल खिल गया। फूल खिल गया ये भी क्या स्वतंत्र उपवाक्य है, निर्भर नहीं कर रहा, क्या फूल खिल गया, यानी कि उसकी एक क्रिया क्या हो गई क्या, फूल खिल गया। सूरज निकला, सूरज निकला, सूरज निकलना भी क्या एक काम है, ये भी क्या है, स्वतंत्र, क्या सूरज निकला, इसे हम ना बोले तो हमें क्या दिक्कत है, सूरज निकला, क्या सूरज निकलता डेली है। फूल खिल गया, फूल भी खिलता है, इसे फूल खिलना और सूरज क्या संबंध थोड़ी है कुछ, क्या फूल खिल गया, यानी कि इसका संबंध बनाया जरा किससे, और जोड़कर, यानी कि सूरज निकला और फूल खिल गया, यानी कि इसको हम एक उपवाक्य है, यहां से यहां तक क्या है, एक उपवाक्य, यहां से यहां तक क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा वाक्य है, ये पूरा एक वाक्य है। सूरज निकला और फूल खिल गया क्या पूरा एक वाक्य है। इस वाक्य के दो उपवाक्य, क्या फूल खिल गया, सूरज निकला, एक उपवाक्य ये है और एक उपवाक्य ये है। ऐसे में उदाहरण देखते हैं, जैसे कहते हैं पुस्तक खो गई थी, पुस्तक खो गई थी, परंतु मुझे मिल गई। क्या कह रहा कि पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई, यानी कि एक उपवाक्य क्या है, पुस्तक खो गई थी, मुझे मिल गई, एक उपवाक्य क्या है, मुझे मिल गई। पुस्तक खो गई थी एक क्या उपवाक्य, मुझे मिल गई, ये दोनों स्वतंत्र है और इन दोनों का मान भी क्या है, समान है, मुझे मिल गई। तो ये है हमारा संयुक्त उपवाक्य। और कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे कहते हैं रमेश खेलता है और रमेश खेलता है और मोहन पढ़ता है, यानी कि मोहन पढ़ता है एक उपवाक्य है, रमेश खेलता है एक उपवाक्य है, और ये दोनों मिलकर क्या बन गए, वाक्य बन गए। यानी कि रमेश खेलता है, मोहन पढ़ता है, यानी कि इसको क्या और से जोड़ दिया गया है, रमेश खेलता है और मोहन पढ़ता है, ये दोनों दो उपवाक्यों को इसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। तो जब दो उपवाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
जैसे कहते हैं चोर ने पुलिस को देखा और भाग गया। इससे पहले हम लोग देख रहे हैं चोर पुलिस को देखकर भाग गया। इससे पहले देख रहे हैं कि चोर पुलिस को देखकर भाग गया, लेकिन कहते हैं चोर पुलिस को देखा और भाग गया। भाग जाना एक अलग बात है और देखना अलग बात है। तो ये था हमारा संयुक्त वाक्य, जो है रचना के आधार पर दूसरा वाक्य। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं तीसरे वाक्य मिश्र वाक्य के बारे में। जो बातें समझ ना आए कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उसको कमेंट में समझाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे भेद, जिसका नाम है मिश्र वाक्य। क्या होता है मिश्र वाक्य? दोस्तों अभी हम लोगों ने संयुक्त वाक्य पढ़ा। संयुक्त वाक्य में हम लोगों ने देखा कि एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। वैसे ही मिश्र वाक्य में भी क्या होता है, एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य जो उपवाक्य होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, लेकिन मिश्र वाक्य में जो पहला उपवाक्य होता है वह स्वतंत्र होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। देखते हैं मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है तथा शेष उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं तथा शेष उपवाक्य होते हैं स्वतंत्र उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। इसलिए शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य जो होते हैं ये स्वतंत्र उपवाक्य से जो, कि, जब, जहां लिखते हैं आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य से जो, कि, कहाँ, यानी कि जो, कि, कहाँ, जो, कि, कहाँ, जहाँ, आदि आदि अव्यय। क्या? जो, कि, जहाँ, आदि आदि समुच्चय बोधक, आदि समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं ये लोग? जो, कि, जहाँ, कहाँ आदि समुच्चय बोधक अव्यय से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें जो स्वतंत्र उपवाक्य होता है
इसे हम लोग कहते हैं प्रधान उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान उपवाक्य। और दूसरा क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। जैसे हम लोग कहते हैं माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रहे हैं। कहते हैं माता जी ने कहा, क्या करें? इसमें कह रहे माता जी ने कहा, यानी क्या एक उपवाक्य है। माता जी ने कहा, क्या कहने पे? कि वे मंदिर जा रहे हैं। क्या करें? माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रहे हैं। ये क्या है? मंदिर जा रहे हैं। क्या? वे मंदिर जा रहे हैं। ये क्या? ये आश्रित उपवाक्य। किस पर? इस पर। माता जी ने कहा। क्या? माता जी ने कहा कि वे मंदिर जा रहे हैं, यानी कि मंदिर जाना जब माता जी कहने पर क्या है? आश्रित है। ये क्या? स्वतंत्र उपवाक्य। माता जी ने कहा। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। यानी क्या? यहाँ पर की जो द्वारा, यहाँ पर क्या की द्वारा जुड़ा है। क्या करें? मुझे वह किताब मिल गई। वह किताब मिल गई, इसका नाम आइडिया नहीं कौन किताब। ये क्या है? स्वतंत्र उपवाक्य है, यानी कि प्रधान उपवाक्य है। मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। ये क्या है? जो खो गई थी। इस पर क्या है? ये आश्रित है। जो खो गई थी क्या है? आश्रित है। मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। ये है हमारा मिश्र वाक्य। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा और बातें देखते हैं और इसको उदाहरण करते हैं, फिर हम क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो देखा कि प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, यानी कि स्वतंत्र उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। जरूरी नहीं है कि जो आश्रित उपवाक्य है वह स्वतंत्र उपवाक्य के बाद में आए। आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य के पहले भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। लिखते हैं इसमें नोट करके। नोट। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य में क्या? आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में मध्य में तथा अंत में भी आ सकते हैं। क्या होता है? जो उपवाक्य है आश्रित उपवाक्य, वह वाक्य के अंत में, मध्य में या प्रारंभ में, तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। क्या कहते हैं? उदाहरण कहते हैं जो व्यक्ति यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। क्या कहते हैं? वह बहुत बीमार है। क्या? जो व्यक्ति, क्या? जो व्यक्ति यहाँ आया था, ये क्या है? ये है आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। जो व्यक्ति यहाँ आया था, कौन व्यक्ति आया था हमको थोड़ी पता है। वह बहुत बीमार है,
ये क्या है, ये स्वतंत्र है। क्या हुआ, बहुत बीमार। हम कहें जो व्यक्ति यहाँ आता है, ये इसमें कोई स्वतंत्रता वाली बात ही नहीं लग रही। लेकिन इसमें क्या, जो वह बहुत बीमार है, ये क्या है, ये प्रधान उपवाक्य। क्या है, प्रधान उपवाक्य। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर वाक्य के आरंभ में, यानी कि वाक्य के प्रारंभ में आ गया कौन सा, आश्रित उपवाक्य। ऐसे कहते हैं। दूसरा, वह व्यक्ति जो यहाँ आया था बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। देखो एक बात सुन लो, यहाँ पर वह व्यक्ति बहुत बीमार है। क्या है, वह व्यक्ति बहुत बीमार है। तो क्या, वह व्यक्ति बहुत बीमार है, ये क्या होगा, स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। जो यहाँ आया था, ये क्या होगा, ये आश्रित हो गए। क्या होंगे, आश्रित उपवाक्य। ये क्या होगा, ये आश्रित उपवाक्य होगा। जो व्यक्ति यहाँ आया था, क्या है, कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बीमार है, वह व्यक्ति बहुत, ये क्या है, स्वतंत्र उपवाक्य। लेकिन कहते हैं जो यहाँ आया था, ये क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। ऐसा कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत बीमार है, वह व्यक्ति बहुत बीमार है, जो यहाँ आया था। क्या कहते हैं, वह व्यक्ति बहुत बीमार है जो यहाँ आया था। यहाँ देखो, वह व्यक्ति बीमार है, ये क्या है, ये स्वतंत्र उपवाक्य। कैसा है, स्वतंत्र या प्रधान। ये क्या, जो यहाँ आया था, ये क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। जो वह व्यक्ति बहुत बीमार है, ये क्या वाक्य पूर्ण हो गया, स्वतंत्र है। जो यहाँ आया था, ये क्या दूसरा उपवाक्य हो गया, यह स्वतंत्र उपवाक्य, ये दूसरा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आश्रित उपवाक्य है, वह वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में और वाक्य के अंत में, तीनों जगह पर आ सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके उदाहरण देखकर समाप्त करते हैं अपने इस क्लास को। दोस्तों, मिश्र वाक्य पर हमें 4 उदाहरण को लेकर आए हैं। इसके माध्यम से हम लोग मिश्र वाक्यों को अच्छे से समझते हैं। जैसे इसमें कह रहा है, अध्यापक चाहता है कि उसका शिष्य अच्छे बने। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक उपवाक्य हो गया, अध्यापक चाहता है। क्या अध्यापक चाहता है, ये क्या स्वतंत्र उपवाक्य है कि उसके शिष्य अच्छे बने। क्या है, अच्छे बने, वह चाहता है कि अच्छे बने। क्या ये आश्रित उपवाक्य हो गया, और ये हो गया प्रधान उपवाक्य। ये किसके द्वारा जुड़ता है, की के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, ये निर्भर है किस पर, इस पर। आश्रित उपवाक्य निर्भर है प्रधान उपवाक्य पर। वह अध्यापक चाहता है कि उसके शिष्य अच्छे बने। तो क्या होगा, ये भी हो गया मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ये उपवाक्य हो गया, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। उसने कहा मैं निर्दोष हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। क्या है, प्रधान उपवाक्य। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आश्रित उपवाक्य जो है, क्या ये पहले, मध्य में और अंत में भी आता है। क्या है, उसने कहा मैं निर्दोष हूँ। क्या, मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा। ऐसा भी कह सकते हैं, मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा। मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा। ये भी क्या, आश्रित, एक आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। यानी कि क्या कहते, वे सफल हो गए। क्या, वे सफल हो गए जो परिश्रमी थे। ये किसके द्वारा जुड़ा गया है, जो के द्वारा। ये भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगर ज्यादा भागोगे तो जल्दी थक जाओगे। यहाँ पर क्या, भागने का संबंध किसे, थकने से। यहाँ क्या, अगर ज्यादा भागोगे, क्या प्रधान उपवाक्य, तो जल्दी थक जाओगे। यानी कि भागना और थकना क्या एक दूसरे का संबंध है और एक दूसरे के पूरक हैं।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये था हमारा वाक्य का पार्ट नंबर 2। कल हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, यानी कि हम कैसे एक दूसरे वाक्य को क्या एक ही शब्दों से कैसे हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।